हाँ जी, तो अपने नेशनल मूवमेंट के 2 फेज पढ़ चुके हैं। मैं वापस थोड़ा-सा समझाऊँ देखो आपको। नेशनल मूवमेंट का पहला चरण जो था, वो तब से माना जाता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई। वहां से लेके तब तक जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हो गया था। ये जो दौर है, ये भाषणों का, प्रार्थना पत्रों का, मॉडरेट्स लीडर्स का दौर है। दूसरा चरण तब से शुरू हुआ जब बंगाल का विभाजन हो गया। देश के युवा गुस्से में थे। उन्होंने नरमपंथियों के मुकाबले उन नेताओं की तरफ देखना शुरू किया जो बहिष्कार, हड़ताल और जुलूस में विश्वास रखते थे, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं या जिन्हें संयुक्त रूप से हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इसी चरण के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था कि जब गर्मपंथियों के आंदोलन के बाद भी बंगाल विभाजन रद्द नहीं किया गया, तो कुछ युवा जो थे वो बम और पिस्तौल की राजनीति की तरफ चले गए थे, जिन युवाओं को हम रिवोल्यूशनरी कहते हैं या जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। और इसी के तहत हमने क्रांतिकारी आंदोलन का भी पहला चरण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, और वो गतिविधियां यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि लंदन, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और अफगानिस्तान के अंदर भी उसकी झलकियां देखी गई थी। उसी के दौरान हमने भारतीय इतिहास का विदेश के अंदर होने वाला एक बेहतरीन आंदोलन, गदर आंदोलन के बारे में देखा। अब हम उन पीछे वाली चीजें वो वहां तक कंप्लीट हो चुकी है। अब एक नया चरण हम पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। अंतिम चरण है, तीसरा चरण है। अब हम माँ भारती को आजाद करा के दम लेंगे। 1919 से हम शुरू करेंगे 1947 तक की वो तमाम गतिविधियां, जब देश को एक चमत्कारिक नेतृत्व प्राप्त हुआ था, जब देश को एक ऐसा नेता मिला था जिसने आंदोलन को वाकई जन आंदोलन बनाने का काम किया था। हम उस मोहनदास करमचंद गांधी के बनने और देश को आजाद कराने की तमाम वो घटनाएं देखेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट उन जन आंदोलनों के सामने निरंतर झुकती चली गई। भले ही वो साइमन कमीशन भेजकर 1935 का अधिनियम लाना हो, या उसके बाद की लगातार वे घटनाएं जो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के रूप में सामने आएगी, या फाइनली माउंटबेटन योजना के रूप में सरेंडर ही कर देना हो, ये उन तमाम जन आंदोलनों का नतीजा था कि अंग्रेजों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ गया था। तो हम तीसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं आज। क्या क्या बातें हुई थी पढ़ेंगे इसके बारे में। लिखा हुआ है गांधीयन एरा। हमने पहले आंदोलन को नरमपंथी युग कहा था, दूसरे को हमने गर्मपंथी युग कहा था। क्योंकि जो नेताओं का समूह था, जो बंच था, उनकी विचारधारा या तो नरमपंथी थी या गर्मपंथी थी। पर हम तीसरे को नाम दे रहे हैं गांधी युग। हम केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित क्यों कर देते हैं उसे? पर हम यहां ये कहेंगे कि हम इसे एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इस समय जो विचारधारा थी वो गांधी की थी, परंतु उसका प्रभाव उस समय के तमाम नेताओं के ऊपर था। कांग्रेस के जितने नेता थे वे सब के सब कहीं ना कहीं गांधी जी जैसी बातें कर रहे थे। हाँ, उससे इतर भी चीजें चलती रही थी, तो वो तो पहले भी उसके आसपास दूसरी चीजें भी होती रही थी, पर बड़ा बड़ा जो प्रभाव था वो गांधी जी का प्रभाव था। कुछ नई टर्मिनोलॉजी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आ रही थी, वो गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही थी, गांधी द्वारा लॉन्च की जा रही थी। क्या थी वो चीजें, वो तमाम बातें आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो हम तीसरी क्लास से पढ़ते आए, फिर भी मैं थोड़ा यूं रिवीजन सा ही करवाऊं आपको, या मैं पूछूं आपका टेस्ट लेना चाहूं तो हम पढ़ें कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। मम्मी का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। नॉर्मल नॉर्मल सी घटनाएं हैं जो गांधी जी के बारे में हम अक्सर जानते हैं। उनका प्रिय भजन कौन सा था? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। उनका प्रिय गीत कौन सा था? तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये सारी बातें आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इससे अपने काम की बात पढ़ते हैं। गांधी जी के पापा बड़े पैसे वाले परिवार के थे, राजकोट रियासत में दीवान हुआ करते थे। देख लो, आप पैसे वाले परिवार के थे, इसीलिए गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए थे। अपने तो अगली 3 पीढ़ी सोचेगी नहीं कि पढ़ने के लिए लंदन जाना है। आपको घर वालों ने जयपुर भेजा हो पढ़ने के लिए, उसमें घर वाले 3 बार सुनाते हैं
कि तू जयपुर रहता है, तेरे को इतना खर्चा देते हैं, तू नौकरी कब लगेगा। और ये सब पैसे वाले लोग थे भाई, गांधी जी ने ये लोग। तो इन लोगों को ऐसी कोई चिंता थी नहीं, पढ़ने के लिए लंदन गए, लंदन से वापस लौट के। उसमें बैरिस्टर की पढ़ाई बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। वकालत भारत में सबसे बड़ा पैसा माना जाता था उस समय। मतलब अब जाके थोड़ा बहुत फिर भी कम हुआ हो, बाकी गाँव के अंदर अक्सर ये कहा ही जाता था कि कोई ज्यादा पढ़ता था तो कह ही देते थे कि किसी बैरिस्टर बने। मतलब बैरिस्टर होना बहुत बड़ी बात थी, हर कोई आदमी बैरिस्टर नहीं हो पाता था। गांधी जी बैरिस्टर होकर लौटे थे वहां से। यहाँ पर आ गए, गांधी जी ने अपनी वकालत शुरू की, पर वकालत चली नहीं गांधी जी की। यहाँ पे गांधी जी के साथ में लफड़ा दूसरा था। गांधी जी की आवाज सचिन तेंदुलकर जैसी थी, तीखी आवाज हुआ करती थी। मतलब जज और बाकी वकील हंसने लग जाते थे, ये कहां से लेके आए। फिर गांधी जी की वकालत नहीं चली तो गांधी जी ने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वहां बच्चों ने शिकायत कर दी कि इससे अच्छा तो मैडम ही ठीक है, बोलते तो मैडम की तरह है सर। कुछ दिन एक फैक्ट्री, मतलब एक बिजनेस करने की भी कोशिश की, उसमें भी असफल रहे। या तमाम चीजों में असफलता मिली। गांधी जी के पिताजी चूंकि एक बड़ी रियासत से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े पदों पर कार्य कर चुके थे, तो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट थे उनके। अफ्रीका में गुजराती व्यापारी रहा करते थे, अब्दुल्ला भाई। शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया करते थे वहां पर। कई पीढ़ियों पहले वहां जाके बस गए थे और उनका अच्छा खासा वहां पर बिजनेस था। अब्दुल्ला भाई के परिवार में आपस में वसीयत को लेकर लड़ाई चल रही थी। इसलिए अब्दुल्ला भाई का परिवार के जो लोग थे, उनको एक ऐसे वकील की आवश्यकता थी जिसको अंग्रेजी भी आती हो और गुजराती भी आती हो। क्योंकि वसीयत के जो कागज थे वो गुजराती भाषा के अंदर उनके मेंटेन किए हुए थे, जबकि अफ्रीका के जो कोड थे उनमें अंग्रेजी भाषा चलती थी, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेजों का राज था। इसलिए वहां वाले जज को गुजराती नहीं आ रही। इधर जो इंडियन जितने भी थे जिनको गुजराती आती थी तो उनको अंग्रेजी नहीं आ रही। वो भारत आए अब्दुल्ला भाई, उनको लगा कि यार ऐसा कोई वकील मिल जाए या ऐसा कोई लड़का मिल जाए जिसको अंग्रेजी और गुजराती आती हो, जो वहां ट्रांसलेट कर दे। करमचंद गांधी से मिले वो। करमचंद गांधी क्या मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी से मिले। पता चला कि साहब गांधी जी न केवल बैरिस्टर है बल्कि गुजराती और अंग्रेजी दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। उनका यार तू मेरे साथ चल ले और वहां जाके हमारा ये मुकदमा लड़ ले। गांधी जी इधर निकमे ही बैठे थे, फ्री बैठे थे। गांधी जी का पक्का, आप कहोगे तब चल लेंगे। गांधी जी वहां पर चले गए। ये बात गांधी जी भी जानते थे कि वहां यदि जज के सामने चले गए तो जज वापस अपने तो हंसने लग जाएगा। इसलिए गांधी जी ने कोर्ट के बाहर ही उनका मुकदमा सुलझा दिया था। और गांधी ने कहा क्या यार भाई भाई होके लड़ते हो आपस में, इधर लाओ वसीयत, मैं तुम्हारी अभी सोल्व कर देता हूँ। और गांधी जी ने उनका मामला जैसे तैसे करके निपटा दिया था। तो गांधी जी 1893 के अंदर अब्दुल्ला भाई का कानूनी मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। तो 1893 बड़ा अच्छा साल है। 1893 में गांधी जी भारत से अफ्रीका गए, स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो गए, एनी बिसेंट आयरलैंड से भारत आई, अरविंदो घोष भी इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करके इसी साल भारत आए थे। तो एनी बिसेंट और अरविंदो घोष तो बाहर से भारत में आए थे। गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भारत से बाहर जा रहे थे। विवेकानंद शिकागो जा रहे थे, गांधी जी अफ्रीका जा रहे थे। अब गांधी जी की वहां दुकानदारी चल गई, गांधी जी वहीं रहने लग गए। छोटे मोटे गांधी जी को कैसे मिलने लग गए वहां पर। कोई कहे कि मेरा PWS बनवा दो, कोई कहे कि मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा दो, किसी को कुछ ही बनवाना, किसी कुछ ही बनवाना। छोटे मोटे गांधी जी काम वहां पे मिल जाया करते थे और गांधी जी वहां छोटे मोटे काम कर लिया करते। पैसे वाले परिवार से थे ही। फिर इंडियन कम्युनिटी के लोग खूब सारे रहते हैं, उनके वकील थे, तो गांधी जी की थोड़ी आमदनी भी ठीक ही थी। चूंकि इंग्लैंड पढ़ के आए हुए थे तो सूटेड बूटेड रहा करते थे हमेशा बहुत अच्छे से। इसलिए फर्स्ट क्लास से नीचे तो बापू चलता नहीं था यार, हमेशा फर्स्ट क्लास के अंदर यात्रा करते थे। और एक दिन ऐसे फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी। बीच के अंदर एक स्टेशन पड़ता है पीटर मार्चबर्ग, और वहां एक गोरे ने शिकायत की कि इतने खराब दिन आ गए हमारे अब, मतलब एक काला आदमी हमारे साथ बैठेगा। और गांधी जी को वहां डिब्बे से नीचे उतार दिया गया। ठंड की रात थी कोई, गांधी जी को सर्दी वर्दी लगी, जाके वहां स्टेशन पर टिकट भी मांगी, अगली टिकट मांगी। पहले जो टिकट मास्टर बैठा था उसने टिकट देने से मना कर दिया। जब आंखें उठा के, वो सो रहा था बेचारा, रात का टाइम था, उसने आंखें उठा के देखा, काला आदमी सामने खड़ा। उसने कहा क्या चाहिए।
गांधी जी ने कहा फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए। उसने कहा ना 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 ना, तुम्हें नहीं मिलती फर्स्ट क्लास की टिकट, दूसरी डिब्बे की टिकट है वो ले ले उधर जाके। गांधी जी ने इंग्लिश बोली वापस, तो उसको लगा कि अच्छा ब्लैकमैन को इंग्लिश भी आती है। गांधी जी ने रूल और बताए सारे, रेलवे के नियमों में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है बता। तो उसको लगा अच्छा तो वकील हो रहे यार, तो उसने चुपचाप बेचारे टिकट दे दी। अगली ट्रेन आई, गांधी जी चढ़े, फिर खूब सारे अंदर गोरे बैठे थे। मन वापस गांधी जी का ध्यान किधर है, तुम्हारा डिब्बा उधर है, इधर नहीं आ सकते तुम। पर उन गोरों में बापड़ा को एक भला गोरा बैठा था, उसने कहा ये कोई तरीका थोड़ी होता है, टिकट लेके चढ़ा अगला बैठेगा। उसने कहा भाई बैठ जा तुम तो अपने। फिर यहाँ से गांधी जी को पता चला कि अंग्रेज अपने साथ रेसिज्म करते हैं, अंग्रेज अपने साथ में रंग भेद अपार्थीड पॉलिसी करते हैं। अब गांधी जी ने कहा मैं इनका विरोध करूंगा। विरोध करने के दो तरीके हैं, एक तरीका हिंसा, आप हथियार लो हाथ में और ढूंढो उसको जिसने आपको डिब्बे से नीचे फेंका था और जाके सल्टा दो, फिर उस टिकट वाले को, फिर बाकी डिब्बे वालों को, या वे तमाम अंग्रेज जो आपका इस बात का विरोध करते हैं सबको मार दिया जाए। पर नहीं, बापू को लगता था कि आंख के बदले यदि आंख की नीति शुरू कर दी जाए तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो फिर दूसरा क्या तरीका, तो दूसरा तरीका गांधी जी एक नया तरीका लेके आए कि हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। क्या है सत्याग्रह? दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सत्य और एक आग्रह। सत्य का मतलब है जस्टिस, आग्रह का मतलब है एफर्ट्स। हम न्याय के लिए प्रयास करेंगे, न्याय के लिए प्रयास करने को सत्याग्रह कहा जाता है। क्या तरीका होगा इस न्याय के लिए प्रयास करने का तरीका? इनजस्टिस के खिलाफ हम लड़ेंगे, पर वो लड़ने का तरीका क्या हो? नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीकों से, नॉन वायलेंट तरीके से हम इन गलत तरीकों का विरोध करेंगे। तो गांधी जी सबसे पहले यदि सत्याग्रह शुरू करते हैं तो अफ्रीका में शुरू करते हैं, और वहां पर जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया था। गांधी जी एक दिल्ली की किसी सभा के अंदर बोलते भी हैं कि मेरा जन्म भारत में हुआ लेकिन मुझे बनाया दक्षिण अफ्रीका में था, क्योंकि वहीं गांधी जी को एहसास हुआ था कि अन्याय क्या होता है, रंग भेद क्या होता है। वहीं से गांधी जी लड़ना सीखे थे। वो जुझारूपन की प्रवृत्ति जो उन्होंने लगातार 21 साल तक वहां पर दिखाई थी, कालांतर में देश के राष्ट्रीय आंदोलन को एक तपे तपाई कुंदन सरी के नेता के रूप में सामने आई थी या मिली थी। वहां जब गांधी जी रह रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि आश्रम तो अपने ही बना लेते, बिना आश्रम के अपने रहेंगे कहां पे। पर आजकल तो आश्रम नाम को बाबाओं ने इतना बुरा सा कर दिया है कि अजीब सा लगता है। एक बनाया था तोल्स्टोय आश्रम, एक रशियन थिंकर थे, गांधी जी पर बड़ा प्रभाव है इनका, तो उनके नाम पे तोल्स्टोय आश्रम बनाया गया। एक बनाया गया था फिनिक्स आश्रम, एक माइथोलॉजिकल बर्ड होता है फिनिक्स, पक्षी होता है, पौराणिक पक्षी होता है, उसके नाम पे एक फिनिक्स आश्रम बनाया गया। एक न्यूज़पेपर शुरू करते हैं वहां पर, क्योंकि इंडियंस के बारे में लिखते थे उस न्यूज़पेपर में, इसलिए नाम रखा गया उसका। इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला करते थे वहां से गांधी जी। तो टॉल्स्टॉय और फिनिक्स आश्रम याद रखना, इंडियन ओपिनियन ये न्यूज़पेपर याद रखना। हालांकि उसी दौरान वहां गांधी जी एक बार इंग्लैंड गए थे 1910 के आसपास, और जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। ये भी याद ही रख लेना भाई। मूल रूप से पहले गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बाद में तो ट्रांसलेशन हो गए थे कई अलग अलग भाषाओं में। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी गांधी जी ने एक, वही अफ्रीका में। वही दो अवार्ड मिले गांधी जी को वहां पे, एक बोर मेडल मिला था और एक जुल्लू मेडल मिला था। जब राष्ट्रीय आंदोलन मैंने शुरू किया था तो पहली क्लास में जब मैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बता रहा था, तो नहीं उसमें नहीं, शायद गर्मपंथियों वाला जब पढ़ा रहा था, गर्मपंथियों के जब उदय के कारण बता रहा था, तब मैंने बताया था कि भाई उस समय पूरी दुनिया के अंदर ऐसी लहर थी कि जो हाइपर नेशनलिज्म था वो बढ़ रहा था। मैंने कई घटनाएं बताई थी आपको कि जैसे जापान चीन को हरा देता है, इथोपिया इटली को हरा देता है, जापान रशिया को हरा देता है, और दक्षिण अफ्रीका में बोअर विद्रोह। और मैंने समझाया था कि बोअर वहां पे रहने वाले डच किसान थे, होलैंड के किसान थे, जो किसी समय दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए थे, और उनकी भाषा डच हुआ करती थी।
लेकिन जब अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों का राज आया, उन्होंने पूरी अफ्रीका में जब अंग्रेजी लागू करने की कोशिश की, तो डच अपने कल्चर बचाने के लिए लड़े थे और डचों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पॉल क्रूगर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। हालांकि अंग्रेज जैसे तैसे विद्रोह दबा देते हैं, पर अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी कि डच अपनी भाषा तथा संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। जब अंग्रेज और डच आपस में लड़ रहे थे, डच किसान जो बोअर थे, जब अंग्रेज और बोअर आपस में लड़ रहे थे, तो गांधी जी अंग्रेजों के साथ थे। गांधी जी ने बाकायदा स्वयंसेवकों की एक टीम तैयार की थी, वॉलंटियर्स की, अंग्रेजों के साथ खड़े, हम चिंता मत करो। एक एम्बुलेंस वगैरह तैयार की थी गांधी जी ने, घायल वायल होंगे तो हम लेके जाएंगे। गोरे बड़े राजी हुए इस बात से, और गोरों ने गांधी जी को एक मेडल दे दिया, बोअर मेडल। वहां पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेजों का पक्ष ज्यादा सही है, तो गांधी जी उनके पक्ष में खड़े थे। कि गांधी जी का हमेशा कहना ही था कि अपने निजी रूप से किसी के खिलाफ नहीं है, अन्याय के खिलाफ। जहां अन्याय गोरे करे वहां गोरों के खिलाफ, जहां गोरे नहीं करे वहां गोरों के साथ दे देंगे। ऐसे अफ्रीका में एक जनजाति है जुल्लू, उन जुल्लुओं ने विरोध किया, जुल्लुओं ने विरोध किया तो भी गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए गांधी जी को एक मेडल और दिया गया था, जुल्लू मेडल। आप में से जितने लोग क्रिकेट जानते, खेलते, समझते, देखते होंगे, तो एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहा है। मैंने शायद क्रिकेट इतिहास में उतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं देखा, लास क्लूजनर, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे। उनका उपनाम जुल्लू ही था, उनको जुल्लू ही कहा करते थे। तो अफ्रीका में एक जनजाति है जुल्लू, तो उन जुल्लुओं ने विद्रोह किया, गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो जुल्लू मेडल। डच किसान जिन्हें की बोअर नाम से जाना जाता है, उन्होंने विद्रोह किया, गांधी जी ने फिर अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनको कौन सा मिला था? बोअर मेडल। याद रखना भाई, 2 मेडल मिले हुए थे गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए थे। हम आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। हम मानते हैं कि भाई 9 जनवरी को गांधी जी आए थे, तो ये प्रवासी भारतीयों के आने का दिवस है। हमारी सरकार हर साल प्रोग्राम आयोजित करती है इसकी याद में, तो ये भी याद रखना भाई, एक तारीख थोड़ी सी 9 जनवरी 1915 कोई पूछ लेगा। अब बापू ने कहा भाई टॉल्स्टॉय और फिनिक्स आश्रम तो वहीं रह गए अपने, तो अब यहाँ पे नया आश्रम बनाया जाए। तो बापू गुजरात के रहने वाले थे, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है, इसलिए आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। इसीलिए फिर हम वो गीत सुनते हैं, दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उनके आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम नाम हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो एक बार फिर वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ अंग्रेज लड़े और सामने जर्मनी लड़े। गांधी जी ने कहा कि जर्मनी गलत है, अंग्रेज एक बार फिर सही है, हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। गांधी जी गांव गांव घूमते हैं और गांव में घूम के युवाओं को कहते हैं, इंडियन यूथ को कहते हैं कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ और अंग्रेजों का साथ दो। तो गांव के जो लड़के थे, गांव के जो युवा थे, उन्होंने गांधी जी का नाम निकाल दिया था सार्जेंट। फौज में अधिकारी होता है सार्जेंट, जो भर्ती करवाने का काम करता है, रिक्रूटमेंट का काम करता है, रिक्रूटमेंट सार्जेंट। क्या यार, ये रिक्रूटमेंट करवाने वाला ठीक है, ये भर्ती करवाने वाला आदमी ठीक आ गया एकदम। तो गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट ही कहने लग गए थे। तो एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, भर्ती करने के लिए अपने अंग्रेजी में शब्द होता है रिक्रूटमेंट, साधारण सा शब्द है। तो जब अंग्रेजों की भर्तियां हुआ करती थी फौज की, बेसिकली लड़के जाते, दौड़ लगाते, सिलेक्शन हो जाता, तो अंग्रेज कहते कि भाई तुम 5 लोग रिक्रूट हो, मतलब 5 लोग भर्ती हो, 5 लोग शामिल हो। अपने वालों से रिक्रूट बोला नहीं जाता था, इसलिए अपने वाले गांव में आते तो गांव वाले पूछते भाई क्या हुआ, तो कहा 5 रंगरूट है। आज दिन तक नए फौजियों को रंगरूट के नाम से जाना जाता है। वो एग्जैक्टली रंगरूट नहीं होता है, वो रिक्रूट होता है, उसे रिक्रूट कहा जाता है कि रिक्रूट हो जाया करते थे, भर्ती हो जाया करते थे। तो गांधी जी को वो भर्ती करने वाला सार्जेंट करने लग गए थे। गोरे बड़े राजी हुए थे, गोरों ने गांधी जी को फिर एक मेडल दिया, कैसर हिंद की उपाधि ली गांधी जी, उपाधि है भाई, मेडल का दो, उपाधि का दो, पदक का दो। तो गांधी जी के पास अंग्रेजों के दिए हुए 3 मेडल है, एक बोअर है,
एक जुल्लू है और एक कैसर ए हिंद है। वो और जुल्लू अफ्रीका में मिले, कैसर हिंद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ देने की वजह से यहाँ पर मिला आपको। गांधी जी भारत में पहली बार कहीं पर पब्लिक अपीयरेंस में गए थे तो 1916 का BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन समारोह था, उसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें गांधी जी ने पहली बार किसी बड़ी मीटिंग के अंदर भाग लिया था। तो याद रखना भाई, 1916 में BHU के उद्घाटन समारोह में गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी। इससे पहली बार कभी पब्लिकली किसी बड़े समारोह में भाग नहीं लिया था। तब तक गांधी जी भारत के अंदर घूम ही रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं पहले भारत के अंदर घूमूंगा और घूम के देखूंगा कि लोगों की कंडीशन वगैरह कैसी है, राजनीति की दशा दिशा कैसी है, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी गांधी जी गए थे, पर तब तक गांधी जी कोई बड़े नेता थे नहीं, इसलिए गांधी जी को कोई भाव नहीं मिले। तो देख लो लखनऊ अधिवेशन में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार है, उसमें तिलक और एनी बेसेंट गरम दल और नरम दल के बीच समझौता करवा रहे हैं। तिलक और जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में समझौता करवा रहे हैं। मदन मोहन मालवीय उस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता, इसे कि हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, विरोध कर रहे हैं। बापू का कहीं नाम ही नहीं है, ना समर्थन में ना विरोध में। पर यह घटना है कि उन्होंने उसमें भाग जरूर लिया था। बापू बैठे थे कहीं साइड के अंदर। जब गांधी जी वहां पर, अब गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह कौन कौन से किए थे उनके बारे में पढ़ते। गांधी जी वहां लखनऊ अधिवेशन में जब बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे, तो एक लड़का मिलता है उनसे आके। राजकुमार शुक्ल नाम था उस लड़के का। राजकुमार शुक्ल नाम का एक लड़का था, वो उनसे आके मिलता है। वो कहता है बापू आपको मेरे साथ चंपारण चलना चाहिए। बापू उनका तू कौन और चंपारण कहां, पहले दोनों बता। उसने कहा मैं तो राजकुमार शुक्ल हूं, चंपारण बिहार में एक जगह है। क्यों चलना चाहिए, मेरा क्या पड़ा हुआ, ननियाल थोड़ी। उसने कहा बापू वहां पर चल के आपको, वो आप कौन से आंदोलन करते हो वो वाला आंदोलन करना चाहिए। कौन सा, कि वो जो अफ्रीका में कर रहे थे आप, सत्याग्रह। कहा हाँ वही वही वही, वो करो आप वहां चल के। क्यों करूं, क्या समस्या है वहां पर। कहा वहां ना अंग्रेज नील की खेती करवाते हैं और आपको उनके खिलाफ वहां पर आंदोलन करना चाहिए, समस्या है वहां पर बहुत बड़ी। बापू उनका एगो टाइम नहीं है नील की खेती के लिए आंदोलन करता घूम। और बापू ने घास नहीं डाली भाई राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल बेचारा पूरे अधिवेशन में पीछे पीछे डोला, पर बापू नहीं माने, अहमदाबाद आ गए। पर राजकुमार शुक्ल धुन के धनी थे, पीछे पीछे अहमदाबाद आ जाते हैं। अहमदाबाद में आ गए, फिर गांधी जी को मनाया, आप करना चाहिए, ऐसे मत कीजिए आप। बापू ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो चलता हूं। गांधी जी चंपारण आए। तो गांधी जी ने भारत को में कोई पहला आंदोलन चलाया था तो चंपारण था। पहली बार को सत्याग्रह किया था तो चंपारण था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वो चंपारण गए थे। किस समस्या के लिए, तो तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। अब हम पढ़ेंगे तिनकठिया प्रथा क्या होती थी। तिनकठिया प्रथा ये थी कि अंग्रेज एक कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते थे कि प्रत्येक किसान को अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। कि आपके जमीन के 20 टुकड़े कर लो, 20 पार्ट्स कर लो, उनमें से 3 भाग पे आपको नील की ही खेती करनी पड़ेगी। इसके लिए एडवांस रकम वो दे दिया करते थे। हालांकि बाकी नील की खेती बंगाल में 1860 के आसपास में अधिनियम बनाकर समाप्त कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, पर ये बिहार के कुछ हिस्से में, बेसिकली चंपारण वाले इलाके में अभी तक हो रही थी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था, क्योंकि नील की खेती करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाया करती थी और उस जमीन में बाद में कुछ भी नहीं होता था। इसलिए किसान वहां पर उसकी जगह कोई अपना चावल उगाना चाहता था या दूसरा कोई भी खाद्यान्न उगाना चाहता था, नील की खेती वो नहीं करना चाहता था। इसलिए जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की, अंग्रेजों ने उन पर जुर्माने लगा दिया। अंग्रेजों ने कहा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे जुर्माना लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि यदि हम तोड़ते हैं तो हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम तोड़ोगे तो तुम पैसे दोगे। किसानों ने गांधी जी को बुलाया, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा कि पहले मैं घूमूंगा, गांव गांव के अंदर जाऊंगा और गांव गांव में जाके पता लगाऊंगा
वास्तव में क्या प्रॉब्लम है? लोगों ने कहा ठीक है साहब ले लो। गांधी जी ने एक डायरी ली, एक पेन लिया साथ में, 2-4 आनिए बहानिए लिए साथ में, एक एक गांव के अंदर जाते गांधी जी, बुला के पूछते प्रत्येक व्यक्ति से कितनी जमीन, कहा 7 बीघा। कितनी जमीन पे नील की खेती करते हो? सर इतने टुकड़े पे। अच्छा तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कितना जुर्माना लगा? इतना जुर्माना लगा। इतने साल में कितनी पैदावार हुई? टोटल चीजें एक एक मेंटेन करते गांधी जी सब कुछ। तुम्हारे पे कितना जुर्माना, तुम्हारे पे कितना, और गांव वालों को सबको भरोसा दिलाते, चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें पूरे जुर्माने वापस दिलवा दूंगा, पूरे एकदम। किसान राजी। एक नया नेता है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है हमारे बीच के अंदर। ये बातें अंग्रेजों को पता चली कि कोई मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी है, गांव गांव में घूमकर किसानों से जुर्माने के बारे में पूछ रहा है तथा उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें जुर्माने वापस दिलवा दूंगा। चंपारण के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पारित किया कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, तुम जो कोई भी हो, आज शाम से पहले पहले चंपारण खाली कर देना, वरना टांगे तोड़ेंगे हम, उठा के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। गांधी जी के पास में लेटर गया। गांधी जी ने हाथों हाथ उसकी पावती प्राप्त की और उसका रिप्लाई लिखकर भेजा कि मैं चंपारण खाली करके नहीं जा रहा हूं, सरकार जो डिसीजन चाहे वो ले सकती है। अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। पहली बार कोई भारतीय नेता अंग्रेजों की अवज्ञा कर रहा था। इससे पहले तक कभी किसी भारतीय नेता में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो अंग्रेजों की आज्ञा को मानने से मना कर दे। इससे पहले वाले जो नेता थे, लाइक नरमपंथी थे, तो उनको तो कभी नौबत ही नहीं आई कि उनको कभी सरकार कहे कि तुम छोड़कर चले जाओ या वो कोई आंदोलन करे। ऐसे कोई आंदोलन किए नहीं उन बेचारों ने। जहां तक बात गर्मपंथियों की थी, उन्होंने खूब आंदोलन किए, ऐसे अंग्रेजों से लड़े भिड़े। पर यदि उनको भी कभी अंग्रेजों ने कहा हो कि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ, तो शोर जरूर मचाते थे। ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसे कैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे हम तो, पर शाम तक चले जाया करते थे। गांधी ने मना कर दिया। अब ऐसे आदमी का क्या किया जाए जो अहिंसक तरीके से आपकी बातों का विरोध कर रहा है और शहर छोड़ने से मना कर रहा है? सरकार झुकी और सरकार ने कहा कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बना देंगे। इंक्वायरी कमीशन चेक करेगा कि किसानों के साथ में कहां कहां अन्याय हुआ है। ठीक है साहब, जीत थी एक। और बड़ी चीज देखिए, बापू इस इंक्वायरी कमीशन के मेंबर है। बापू ने अंग्रेजों का कहा तुम इंक्वायरी करोगे, मैंने कर रखी है, मैंने पता लगा रखा है किस किस पे कितना कितना जुर्माना है, क्या क्या है। तुम तो अपना एक्सपीरियंस काम में लो, अपने वाली डायरी अपने साथ में। मैंने इतने पिछले कई सालों में जो कंटेम्पररी हिस्ट्री पर ध्यान देते हैं, कोई आंदोलन देखे, छोटे बड़े जो भी आंदोलन अखबारों में पढ़े, और गढ़साना किसान आंदोलन हो, अपने गुर्जर आरक्षण आंदोलन हो, जब भी कोई जांच आयोग बनता है तो उसमें गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जांच आयोग में वे लोग मेंबर हो जो कि आंदोलन कर रहे थे। यहां देखिए आप, आंदोलन करने वाले गांधी जी, जांच आयोग के मेंबर गांधी जी। तो बापू चीज तो अलार्म था कि पहले आंदोलन से इस प्रकार की बातें हो रही है। देखिए आप बैठे वहां पर, गांधी जी किसानों को कह के गए कि देख लो साहब, ये आपकी जीत है कि मुझे अंग्रेजों को बुलाना पड़ा और मैं आपकी मांगों पे खरा उतरूंगा, आपकी तमाम मांगे वहां उनके सामने रखूंगा, पूरा जुर्माना वापस दिलवाऊंगा। गांधी जी गए जांच कमीशन के पास, बैठकर बातचीत। उन्होंने अंग्रेजों ने गांधी जी कहा बी प्रैक्टिकल बापू, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, हमने कौन सी जबरदस्ती खेती करवाई इनसे, कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने। अब यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो जुर्माना लगेगा उस पर। बापू ने कहा बात सही है, पर हर जगह वैसे यूं करेक्टनेस से पार नहीं पड़ती, पॉलिटिकली भी सोचना पड़ता है। आंदोलन करने आ गए और नेतागिरी पूरी करनी है अपने को भारत में, जुर्माने तो वापस देने पड़ेंगे आपको। उनका देखा पूरा तो आज दिया जाए, कल दिया जाए, थोड़ा ऊपर नीचे का देख लो, उनका हम 25% जुर्माना दे देंगे, सिंबॉलिक। गांधी ने कहा ठीक। गांधी जी वापस
विक्ट्री साइन बनाते हुए आए बाहर। किसानों ने नारे लगाए, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा मोहनदास का नाम रहेगा। गांधी ने कहा नहीं नहीं, मेरे नारे मत लगाइए, ये मेरी जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है, ये आप सब भाइयों के संघर्ष और मेहनत और जज्बे की जीत है। आज पहली बार अंग्रेजों को देश के किसानों के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा है, और अंग्रेजों ने पूरा 25% जुर्माना माफ कर दिया है। 25% धीरे से बोला, पूरा गांधी जी जोर से बोले। किसानों ने 25% सुना नहीं, किसानों लगा पूरा माफ किया, किसानों ने और जोर से नारे लगाए। एक आधे किसान का ध्यान गया, हाथ खड़ा किया, बापू प्लीज प्लीज, कितना किया? का 25%। तो बात तो 100% की भी थी। बापू ने कहा बात पैसे की कहाँ है, बात इज्जत की। मुझे बताओ झुकना किसको पड़ा है, अंग्रेजों को या किसानों को? झुकना सब अंग्रेजों को। देश की सत्ता किसानों के सामने झुकी या नहीं? सब झुक गई। घुटने टेकने पर मजबूर हुई या नहीं भी? कि साहब हो गई। इज्जत आपकी बढ़ी है अब नहीं बढ़ी? पूरी बढ़ गई एकदम इज्जत तो हमारी। बस पैसा हाथ का मेल है, आता रहता है जाता रहता है। अपने को चाहिए फुल इज्जत, और कुछ नहीं हुआ आपको मिल गई, देख लो आप। किसान का ये बात एकदम से खंजन का लगाओ नारे वापस, किसान एकता जिंदाबाद, वापस नारे लगा दिए। तो चंपारण में आंदोलन किया गांधी जी ने नील की खेती वाले किसानों के लिए, 3 गठिया प्रथा को लेकर, और गांधी जी उसमें किसानों को जीत दिलाने में कामयाब हो गए थे। ये आंदोलन जब सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में उधर रहते थे, उनको पता चला, तो उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि थी। महात्मा की उपाधि गांधी जी को इसके बाद ही मिलती है। उनका गांधी जी आप तो महात्मा हो। गांधी जी गुरुदेव क्या कर रहे हो आप ऐसे? पहले दिलीप सर पढ़ाते तो हंसते थे कि बेटे चालू दोनों आपस के में। वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा रहे आप तो महात्मा हो, गांधी जी ने वापस कहा रहे गुरुदेव हो आप तो इसने उसको ये उपाधि दे दी, उसने उसको वो उपाधि दे दी, आपस में उपाधियों का बंटवारा कर लिया करते थे। पर महात्मा वाला याद रखना भाई, गुरुदेव वाला तो याद मत रखना बोले। अब वो गांधी जी के साथ में कौन कौन घुमा करते थे डायरी लेके, उनके नाम देख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम सुना हुआ आपका? जेबी कृपलानी, फिर नाम सुना हुआ है। 2-3 नाम याद रखना। मजरूल उल हक, हक है भाई, हज नहीं है। मजरूल उल हक, नरहरि पारिक और महादेव देसाई। महादेव देसाई तो बाद में गांधी जी की थैली पकड़ी बन गए थे, मतलब पीए थे जी, पीए। तो महादेव देसाई ये मुख्य लोग थे जो ये बाद में गांधी जी के हमेशा साथ ही रहा करते थे। ठीक। जुडिथ ब्राउन एक राइटर है जिसकी बुक है गांधी इज राइज टू पावर। वो लिखती है कि गांधी भारत में आंदोलनों के ठेके लिया करता था। उसको सूचना मिलती कि वहां नया आंदोलन किया जा सकता, तो वहां जाके नया ठेका ले लिया करता था। और उसके साथ में जो आनिये बानिये घूमते थे वो सब कॉन्ट्रैक्टर थे, उप ठेकेदार थे। तो ये जो उसने कहा गांधी तो ठेकेदार है, और ये बाकी भाई साहब जितने दिख रहे हैं ये उप ठेकेदार है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये जुडिथ ब्राउन वाली बुक का नाम याद रखना। जुडिथ ब्राउन की बुक का नाम है गांधी इज राइज टू पावर। तो ये चंपारण सत्याग्रह याद रख लेना आप, थोड़ी सी बातें। नेताओं के नाम याद रखना, सब कॉन्ट्रैक्टर किसने कहा याद रखना, बुक का नाम याद रखना। अगला आंदोलन पढ़ते हैं हम। गांधी जी चंपारण की सफलता से वापस लौटे, साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में वापस लौटे। सब अहमदाबाद सूती कपड़े की मिलों के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र, जहां पर गांधी जी के एक दोस्त की सूती कपड़े की मिल हुआ करती थी, और गांधी जी के उन दोस्त का नाम था अंबालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम सुना होगा आपने। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पापा थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पापा जो कि अंबालाल साराभाई थे, वो गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरा परिवार से गांधी जी के बहुत अच्छे रिलेशन थे। और गांधी जी ने जब साबरमती में अपना आश्रम स्टेब्लिश किया था, नाम आश्रम हुआ करता था, बाकी भव्य हुआ करता था, अंदर रहने खाने पीने की व्यवस्था हुआ करती थी, सब चीजें। तो गांधी जी की सादगी अलग प्रकार की थी थोड़ी। तो एक किस्सा लो, ये सादगी सी बात है, किस्सा बताता हूँ आपको। सुभाष बोस एक बार 1921 के आसपास में अहमदाबाद में अधिवेशन था,
सुभाष बोस अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। गांधी जी चाय नहीं पिया करते थे। सुभाष बोस को चाय पीने की बहुत ज्यादा तलब थी। अब वहां गांधी जी की देखरेख में अधिवेशन चले साबरमती आश्रम में, तो वहां चाय नहीं पीने थे गांधी जी किसी को। एक दिन सुभाष बोस रसोई में कस्तूरबा के पास चले गए और कस्तूरबा को जाके उन्होंने कहा कि बा चाय का जुगाड़ तो करो। बा ने कहा कि डोकरा खोड़ लाया, बाकी मैं तो खुद ही खूब पीती हूँ चाय, और तू अंदर आ जाया कर चुपचाप, अपने अपने दोनों यहाँ पे बैठ के बना के पी लेंगे। एक दिन कस्तूरबा और सुभाष रसोई में बैठे बैठे गुपचुप चाय पी रहे थे। इतने में बापू कस्तूरबा को आवाज लगाते लगाते रसोई की तरफ ही आ गए। अचानक बापू ऊपर आए तो अब दोनों चाय पड़ी थी, हालांकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की पर छुपा ही नहीं गई। बापू मुस्कुराए, सुभाष के बालों में हाथ फेरा और बा को कहा कि इस लड़के को चाय पीने की आदत है, मुझे पता है, चुपचाप अंदर बिठा के पिला दिया कर। सुभाष बड़े राजी हुए। कस्तूरबा ने भी उनको चाय का हमेशा ध्यान रखा। थोड़े सालों बाद कलकत्ता में अधिवेशन था। इस बार सुभाष की बारी थी। सुभाष ने अपने बड़े भैया शरत चंद्र बोस और अपनी भाभी विभावरी को स्पेशल हिदायत दी इस बात के लिए कि मैं जब अहमदाबाद गया था तो गांधी जी और बा ने मेरी बहुत सेवा की थी और मेरी चाय तक का ध्यान रखा था, इसलिए प्लीज आप उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी मत आने देना। उनका पक्का, तुम चिंताएं मत करो, हम पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे तो कांग्रेस के जितने लीडर आएंगे सबका ध्यान रखेंगे, पर चूंकि तुम्हारे साथ बापू की भावनाएं जुड़ी हुई, बापू वाला ध्यान हम ज्यादा रख लेंगे। अब बापू के आने से पहले महादेव देसाई चले जाया करते थे। महादेव देसाई पिए थे, वो सब चीजों का पता लगाते, गांधी जी कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, किताबें कौन सी पढ़ेंगे, कितने बजे उठेंगे, कौन सी सब्जी खाएंगे, पहले से पूरा मेंटेन हुआ करता था बापू के बारे में। वो 10 दिन पहले ये सब चीजें तैयार करके रखनी पड़ती थी। महादेव देसाई गए, जाके देखा कि क्या सिस्टम जचा रखा था उन्होंने। बापू के रहने, खाने, पीने, प्रार्थना करने की सब तैयारियां एकदम चाक चौबंद दुरुस्त। महादेव देसाई ने कहा बाकी सब ठीक है, पर और शरत बाबू बीच में बोले, हाँ कि मैं समझ रहा हूं आप बकरी के दूध की बात कर रहे हैं। गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे, वो हमने बात कर ली है, और 1 किलो बकरी का दूध डेली लेके आ जाएंगे। महादेव देसाई ने कहा ना ना ना, ऐसे हर किसी बकरी के दूध की चाय नहीं पीते कि तो कि बकरी का दूध मेरी आंखों के सामने निकलना चाहिए, मैं चेक करूंगा कि ये दूध पीने लायक है या नहीं। तो उनका ठीक है, अपने काम करते हैं, एक बकरी लेके आ जाते हैं और वो एक बकरी बांध लेते हैं और डेली आपकी आंखों के सामने हाथों हाथ दूध निकाल के पिला देंगे। उनका एक बकरी नहीं, 6-7 बकरियां होनी चाहिए, और डेली अलग अलग बकरी का देख के, और मैं चेक करूंगा आज इस बकरी का निकालो, आज इस बकरी का निकालो। 10 बकरियां लेकर आएगी, वहां बांधी गई। 3 दिन अधिवेशन चला। महादेव देसाई डेली बताते कि आज इस बकरी का दूध निकालो, आज इस बकरी का दूध निकालो। चूंकि 10 बकरियां खरीद के लाए थे, इसलिए सुभाष की भाभी विभावरी कहते हैं कि सुभाष की चाय महंगी पड़ गई, कि सुभाष अहमदाबाद में केवल चाय पी के आ गए थे, हमको 10 बकरियां खरीदनी पड़ गई। सरोजनी नायडू लिखती है कि गांधी जी की सादगी बहुत महंगी थी। सादगी तो थी पर महंगी पड़ती थी, कि मैं जनरल क्लास के डिब्बे से ही जाऊंगा, इसलिए पूरा डिब्बा बुक करवाना पड़ता था कि दूसरे साधारण लोग नहीं बैठ सके, वरना तो धक्का मुक्की मच जाए, वहां पर कोहराम मच जाए, लोग गांधी जी से मिलने के लिए उस तरीके से वहां पर टूट पड़े। तो कई चीजें हैं जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, अपने को दिखाया जाता है सादगी सादगी सादगी, पर उनके पीछे की कहानी बड़ी अजीब सी होती है। जैसे बापू के दोस्त सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और बापू इस मामले में प्रैक्टिकल है, मुझे बड़ा जोरदार बंदा लगता है यार। कितने प्रैक्टिकल आदमी थे कि उस आदमी को पता था कि बिना अंबानी अडानी के आज पार पड़े न कल पार पड़नी है, इसलिए पूंजीपतियों का सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित है, वरना नेशनल मूवमेंट चलाओगे कैसे। तो बजाज और बिड़ला को हमेशा साथ में रखा था। इवन कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने अपनी ब्लैंक चेकबुक गांधी जी को दे रखी थी कि जहां जितनी जरूरत हो उतने रुपए निकाल लेना,
इसलिए हम कहते हैं कि बजाज गांधी जी के 5वें बेटे हैं। वैसे अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के बड़े पूंजीपति है, तो गांधी जी ने उनसे पैसे लिए और साबरमती आश्रम बनवाया। अब वहां साबरमती आश्रम में गांधी जी रह रहे हैं। अंबालाल साराभाई अपने सूती कपड़ों की मिल चलाते हैं। सूती कपड़ों की मिल जब अंबालाल साराभाई चला रहे थे, उन्हीं दिनों में प्लेग फैल गया। अंबालाल साराभाई बहुत भले आदमी, जब प्लेग फैला तो अंबालाल साराभाई ने कहा कि मैं आप लोगों को प्लेग भत्ता दूंगा, अलाउंस, कि प्लेग में बीमार होंगे लोग तो इसके लिए अलग से पैसे दे दूंगा। सपोज दैट कि किसी की तनख्वाह 100 रुपए थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा और दे दूंगा, ताकि वो 20 रुपए से अपने प्लेग का कोई उसका खर्चा होता है तो उससे अपना कर सके, तनख्वाह में से उसको नहीं देना पड़े। भला आदमी, एक मिल मालिक, प्राइवेट मिल का मालिक ये कर रहा था, बड़ी बात थी। तो उसने कहा भाई साहब, मजदूरों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े दिनों बाद प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हो गया तो उन्होंने कहा अब ये 20 रुपए में नहीं दूंगा, अब आपकी तनख्वाह 100 रुपए होगी। पर भारत में एक बार किसी को कुछ मिल जाए, उसे वापस लेना बहुत बहुत हानिकारक है, किया ही नहीं जा सकता ऐसा। मजदूरों ने विरोध किया। मजदूरों ने कहा कि हमें मिलना चाहिए। उसने कहा किस बात का? तो मजदूरों ने कहा महंगाई बढ़ गई, तो तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे? उसने कहा यार वो मैं देखूंगा बढ़ाने की नहीं बढ़ानी है, प्लेग भत्ता तो नहीं दूंगा कम से कम। मजदूर गांधी जी के पास गए। गांधी जी को जाके मजदूरों ने कहा कि बापू हमारे साथ यही है और है। बापू उनका एक ही तरीका है, सत्याग्रह। सत्याग्रह कीजिए। मजदूर आए और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल की तो अंबालाल साराभाई को लगा यार ले दे के मामला निपटा लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो पूरा तो नहीं मिलेगा, पर मैं 20% दे दूंगा। कि मान लो पहले 20 रुपए देता था, तो 20 रुपए का 20% 4 रुपए हो गया, तो 104 रुपए हो जाएगी आपकी तनख्वाह। 4 रुपए प्लेग बत्ते वाले मिल जाएंगे, सो हो ही रहे हैं। मजदूर वापस बापू के पास, और बापू को जाकर कि बापू उसने तो खाली 20% दिए, 4 रुपए, मतलब 20% से तो क्या ही होता है। बापू ने ऐसे कैसे 20%, अपने चलेंगे आपके साथ। और बापू आहर बापू उनके साथ आके भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी भूख हड़ताल ही पहली बार इंडिया के अंदर वही करते हैं, अहमदाबाद वाली करते हैं। भूख हड़ताल पे बैठे, तो भूख हड़ताल पर बैठे तो अंबालाल साराभाई को पता चला। उसने कहा तू मेरा दोस्त है या इनका दोस्त है? बापू ने कहा दोस्ती दोस्ती की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह। और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वैसा मुश्किल से ठेका मिला यार चंपारण के बाद में आंदोलन का अब, और तू कह रहा है कि इसके अंदर दोस्ती नहीं। फाइनली जब आंदोलन आगे बढ़ने लगा, अंबालाल साराभाई को लगा डोकरा मर जाएगा। तो अंबालाल साराभाई ने बुलाया यार का बता क्या करना है। गांधी का प्लेग बता दो इनको पूरा। उसने कहा यार तू खुद बाणिया आदमी है, इतना समझता है यार कि मैंने दिया था, अब जो प्लेग खत्म हो गया तो पूरा कैसे दिया जा सकता है? गांधी का ऊपर नीचे थोड़ा सिस्टम। तो उसने कहा 35% दे दूंगा। पहले 20 की घोषणा की थी, अब तेरे कहने पे मैं 15% और बढ़ा दूंगा। मतलब 20 का 35% 7 रुपए, तो 107 रुपए तनख्वाह आ जाएगी। गांधी ने कहा ठीक, 35% प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया। विक्ट्री साइन करते आए गांधी जी बाहर। मजदूरों को विक्ट्री साइन देकर मजदूरों ने नारे लगाए, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम रहेगा। गांधी ने कहा ना ना ना, मेरे नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मजदूरों के संघर्ष की है। आपके खून और पसीने की जो लड़ाई थी उसकी जीत है। आज पहली बार देश के एक पूंजीपति को मजदूरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। और पूरा 35% जुर्माना, प्लेग भत्ता मिला है आपको। मजदूरों किसी का ध्यान गया। उसने कहा बापू बात पूरे की हुई थी, ये तो आप 35% की बात कर रहे थे। गांधी का बात पैसे की थोड़ी है, बात इज्जत की है। इज्जत किसकी बड़ी है? मजदूर ने कहा वो हमारी बड़ी है पूरी एकदम। तो बस पैसा हाथ का मेल है, आता रहता है जाता रहता है, इज्जत मिल रही है ना अपने को। उनका ठीक। तो गांधी जी ने कितना परसेंट प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया था? तो 35% प्लेग भत्ता वापस दिलवा दिया था। मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई, और गांधी जी ने उनके पक्ष में भूख हड़ताल की थी। अंबालाल साराभाई की बहन हुआ करते थे अनुसुईया बेन।
तो अनुसुईयाबेन, गुजरातियों के नाम ऐसे होते हैं, सरलाबेन, बिमलाबेन, अनुसुईयाबेन। अनुसुईयाबेन जो थे, विक्रम साराभाई की बुआ जो थे, अंबालाल साराभाई की जो बहन थे, वो भी साबरमती आश्रम के सदस्य थे। तो जो मैंने बताया था कि साबरमती आश्रम के लिए फंड ही नहीं किया था, बल्कि वो खुद लोग भी इसके सदस्य हुआ करते थे। और अनुसुईयाबेन तो रेगुलर वहाँ साबरमती आश्रम जाया करते थे। फिर भी गांधी जी उनके खिलाफ भूख हड़ताल कर जाते हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि अनुसुईयाबेन ने भी अंबालाल साराभाई पे दबाव डाला ही होगा जब वो भूख हड़ताल पर बैठे कि मेरे मोहनलाल को कुछ हो गया तो देख लेना। तो अंबालाल बेचारा इस चक्कर में भी दबाव के अंदर आएगी, उनके परिवार में तो कौन ही लड़े यार। बापू का नाम दूर दूर तक फैल रहा था। इतने में बापू को गुजरात किसान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। अब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज देखिए कि गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष है। गांधी जी का किसानों से क्या लेना देना है? एग्जैक्टली मैं कहूं कि अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, पर है जब आपकी तूती बोलती है तो आप किसी के भी कैसे भी अध्यक्ष बन सकते हो। किसानों ने भी कहा कि गांधी जी हमारे अध्यक्ष आप हो। बापू ने कहा ठीक है। उन्हीं दिनों गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ा, फसलें खराब हो गई थी वहां पे, लेकिन अंग्रेज फिर भी रेवेन्यू ले रहे थे, भू राजस्व वसूल रहे थे। किसानों ने कहा जब फसल ही नहीं हुई तो रेवेन्यू किस बात का दिया जाए, लेकिन अंग्रेज वसूल रहे थे। तो किसान बापू को लेके, और बापू का बापू आप बताओ क्या किए थे? बापू ने कहा तुम मत दो, भू राजस्व दो ही मत, अपने देने से मना कर दिया। पर और सुनो, बापू ने कहा कि वे किसान जो भू राजस्व नहीं दे सकते वो ना दे, जो दे सकते हैं वो देते रहे। फिर वही बात, भारत में किसी को ऑप्शन मिल जाए कि पैसे देने हैं तो दे दो, नहीं देने हैं तो मत दो, तो प्रत्येक व्यक्ति सेकंड ऑप्शन चुनना पसंद करेगा। फितरत है, अपनी फितरत है सबकी, हम सब भारतीयों की। इसलिए लोगों ने भू राजस्व देना ही बंद कर दिया, दिया ही नहीं भू राजस्व। उधर अंग्रेजों को पता चला इस बात का कि आजकल गांधी जी आए हुए और किसानों को ये बातें कह रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा मरने दो, अपने तो कोई दे रहा हो तब तो लिया उससे, नहीं दे रहा हो तो नहीं ले। ये वापस कोई 25% 35% का और समझौता करवाएगा, फिर कहेगा जीत गया जीत गया। इससे अच्छा दूर अपने गांव में जाओ, कोई दे रहा हो तो लिया, नहीं दे रहा हो तो मतलब पता ही नहीं चलेगा कि लिया है या नहीं लिया है। और किसी ने भू राजस्व दिया नहीं। गांधी जी ने फिर एक बार कहा कि अपने जीत गए, एक बार फिर किसानों की जीत हो गई। फिर इस आंदोलन में गांधी जी के साथ में कुछ लोग थे। अच्छा सही है। कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल गांधी जी को इसी आंदोलन में पहली बार मिले थे, याद रखना भाई। शंकरलाल बैंकर, गांधी जी ने कहा बिना बैंकर के तो पार पड़ेगी नहीं, बैंकर रखना पड़ेगा साथ में, पैसे कहां से लाएंगे। इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक बड़े किसान नेता हुआ करते थे। किसान बुलेटिन नाम का एक समाचार पत्र निकाला करते थे। महादेव देसाई, मैंने कह दिया, जो बकरियों तक का ध्यान महादेव देसाई रख रहे हैं। जुडिथ ब्राउन वापस करती है कि गांधी जी को नया ठेका मिला था और ये जीते ही साथ में थे, ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, उप ठेकेदार है। और जुडिथ ब्राउन की बुक का मैंने नाम बता ही दिया, गांधीज राइज टू पावर। ये वे शुरुआती 3 आंदोलन थे जिन्होंने गांधी जी को भारत में स्टेब्लिश किया था। ये थे चंपारण, यह था अहमदाबाद, यह था खेड़ा। जहां 2 किसानों से संबंधित थे, वह तीसरा आंदोलन मील मजदूरों से संबंधित था। गांधी जी भारत में एक नेता के रूप में स्थायी होते जा रहे थे। अब उन्हें एक बड़े फलक की आवश्यकता थी, दिल मांगे मोर वाली स्थिति थी। अंग्रेजों ने जल्द ही उनको वो मौका उपलब्ध करवाया जब गांधी जी रॉलेट टैक्ट के खिलाफ एक बड़ा सत्याग्रह शुरू करेंगे। अगली क्लास में उसी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।